सुधी श्रोताओं, नमस्कार। आपका एक बार फिर मैं अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक पर स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय पर मैंने चर्चा करने का मन बनाया है वो चर्चा ऐसी है कि जो पिछले जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे या फिर असम के चुनाव होने वाले थे या बिहार के चुनाव हो रहे थे तो उस समय वह मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि वह एसआईआर के माध्यम से उठाया गया था और बार बार चुनाव आयोग तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये मुद्दा उठाया जाता था कि किस व्यक्ति को मतदाता सूची में स्थान मिले अथवा किस व्यक्ति को मतदाता सूची में स्थान ना मिले। क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसके अंतर्गत वही व्यक्ति मतदाता हो सकता है जो कि भारतवर्ष का नागरिक हो। तो कहने का अर्थ है कि मतदाता होने के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है कि वह भारत का नागरिक हो। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि कौन भारत का नागरिक है। तो यही एक बहुत पेचीदा प्रश्न था जिसका उत्तर जन सामान्य को नहीं पता था। हर व्यक्ति अपनी रीति से अपने को नागरिक, राष्ट्रीयता के संदर्भ में भारत का नागरिक होने का दावा भरता था, भले ही उसके पास वह वांछित दस्तावेज अथवा प्रमाण थे अथवा नहीं थे, जो कि कानून के अंतर्गत या विधि सम्मत हैं और विधि जिनकी परिकल्पना करता है, अपेक्षा करता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने को भारतवर्ष की राष्ट्रीयता का धारक मानता है या वह कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो उसे किन किन दस्तावेजों को अपने इस दावे की संपुष्टि में, या माने इसको दावा को पुष्ट करने के लिए क्या क्या प्रमाण देने होंगे, इसी बिंदु पर कई बार विवाद हुआ। और इस विवाद का निस्तारण अपने स्तर पर जो संस्था थी, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग या प्रांतीय चुनाव आयोग, उसने किया। परंतु उससे भी असहमत होने पर लोग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय गए और फिर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने अपनी जो विचार है, जो अपना निर्णय है, वह दिया। तो उन सब के आलोक में और विधि के प्रावधानों के आलोक में मैं यह ठीक समझता हूँ कि पूरी इस प्रश्न को कि भारत का नागरिक कौन या कौन भारत के नागरिक होने का दावा कर सकता है, इस प्रश्न के बारे में बड़ी खुली तौर से और थ्रेडबेयर, जिसको कहते हैं, विशद रूप से मैं वर्णन करूँ। इसी उद्देश्य से आज यह जो पॉडकास्ट है वो बना रहा हूँ। इस बिंदु पर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट भी दीजिएगा, ताकि मैं भविष्य में और भी जनोपयोगी और रुचिकर कंटेंट बना सकूँ। तो अब मैं आता हूँ मूल विषय पर। तो मूल विषय यह बनता है कि भारतवर्ष में नागरिकता का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को बना था, उसके अनुच्छेद 5 से 11 यह प्रावधानित करते हैं कि किस प्रकार से किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि हम निवास के आधार पर, जो कि 26 जनवरी 1950 का बाद का नागरिक हो, या जन्म के आधार पर, या माता पिता के जन्म के आधार पर, अथवा भारतवर्ष में 5 वर्षों के निवास के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होने की मान्यता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 6 में कहा गया है, जो विभाजन के दौरान 1947 में भारत में आ गए थे तो वे भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके पश्चात अनुच्छेद 7 कहता है कि वे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान तो चले गए थे, परंतु मार्च 1, 1947 को वापस भारत आ गए थे और भारत आने के बाद उन्होंने वैध रीति से पुनः स्थायी निवास के लिए परमिट प्राप्त कर लिया। फिर से सुन लें, अनुच्छेद 7 क्या कहता है, वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान तो चले गए थे, परंतु 1 मार्च 1947 के बाद भारत वापस आ गए और उन्होंने भारत में स्थायी निवास करने के लिए विधिपूर्ण रीति से परमिट प्राप्त कर लिया, तो वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। फिर अनुच्छेद 8 कहता है कि वे भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में निवास करते हैं
और उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है तो वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे, बशर्ते कि वह मूल रूप से भारत के नागरिक रहे हों। तो कहने का अर्थ है कि भारतवर्ष में दोहरी नागरिकता है नहीं। तो आप भारत के नागरिक हैं, विदेश में चले गए हैं, विदेश की नागरिकता आपने ली नहीं है, तो आपके पास भारत की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप अपनी नागरिकता छोड़ करके जिस देश में आप बस गए हैं या चले गए हैं या निवास कर रहे हैं वहाँ की नागरिकता नहीं ले लेते। अब इसके बाद फिर आती है कि आर्टिकल 11 कि संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के नागरिकता खोने अथवा उसके नागरिकता का समापहरण करने यानी उसे वापस लिए जाने के लिए प्रावधान बना सकती है, या किसको कब नागरिकता देनी है इसके लिए भी प्रावधान बना सकती है। तो ये आपका प्रावधान है। हाँ, यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं और विदेशों में निवास करते हैं तो उनके पिताजी, उनके दादाजी यदि भारत में जन्म प्राप्त किए हैं तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसा कि भारत था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ही उस भूसीमा में उनके पिताजी या उनके दादाजी ने जन्म लिया है तो वह व्यक्ति जो विदेश में निवास कर रहा है उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। उस व्यक्ति को विदेश में रहते हुए वहाँ का जो कॉन्सुलेट है या वहाँ की जो एम्बेसी है या डिप्लोमेटिक जो ऑफिस है वहाँ अपने को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कराना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में वहाँ भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से यह दस्तावेजी प्रमाण हो जाएगा कि उस व्यक्ति के पास अभी भी भारतीय नागरिकता है। तो ऐसी स्थिति में वह भारतीय नागरिक बना रहेगा। तो ये तो हो गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने और नागरिक होने और नागरिक बने रहने के प्रावधान। अब मैं इसके अतिरिक्त जिन प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वे प्रावधान आते हैं कि किस प्रकार से जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो भारतवर्ष में बच्चे के जन्म तिथि के आधार पर यह नियत किया जाता है कि वह भारत का नागरिक है कि नहीं। इसके लिए हमने तिथियों के आधार पर 3 वर्गीकरण किए हैं। तो पहला, वे बच्चे जो 26 जनवरी 1950 से पूर्व या 26 जनवरी 1950 के बाद 1 वर्ष तक पैदा हुए, यानी कि 25 जनवरी 1951 तक, वे सब भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसको कहते हैं जन्म से, माने कि 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद 1 वर्ष तक जो भारत में पैदा हुए वे सब भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ये जन्म के आधार पर हो गया। अब दूसरी तिथि आती है, इसमें प्रावधान परिवर्तित है 1 जुलाई 1987 के हिसाब से। तो जो 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के मध्य जो बच्चे जन्मे हैं उन्हें जन्म से भारत का नागरिक माना गया। माने 26 जनवरी 1950 वाला एक वर्गीकरण, फिर 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 का दूसरा वर्गीकरण। तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक जो बच्चे भारत में जन्म लिए वे जन्म से भारतीय माने गए हैं। यह नहीं देखा जाएगा कि उनके माता पिता भारत के नागरिक थे अथवा नहीं थे। तो पहला 26 जनवरी 50 और उसके बाद 1 साल तक भारत में जन्म लेने वाले बच्चे। नंबर 2, वे बच्चे जो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 87 तक भारतवर्ष में पैदा हुए, उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। उनके पिताजी की नागरिकता क्या थी, माताजी की नागरिकता क्या थी, ये नहीं देखी जाएगी। अब तीसरा वर्गीकरण आता है 3 दिसंबर 2004 के बाद के जन्मे बच्चे। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि माँ और बाप में से किसी एक का भारतीय होना यहाँ पर आवश्यक था, जो कि 1 जुलाई 87 से 3 दिसंबर 2004 के बाद का जो वर्गीकरण आया उसमें। तो एक नई तिथि आई, उसमें कहा गया कि जो बच्चे
1 जुलाई 1987 से 31 दिसंबर 2004 के मध्य जन्म लिए हैं, उन बच्चों को भी जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी, बशर्ते उनके माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना आवश्यक था। तो यहाँ मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। 26 जनवरी 1950 को पैदा हुए बच्चे, वहाँ से लेकर के 1 साल तक वह भारतीय नागरिक होंगे, माँ बाप की नागरिकता नहीं देखी जाएगी। दूसरा, 26 जनवरी से 1 जुलाई 87 तक पैदा हुए बच्चे, उनकी भी माँ बाप की नागरिकता नहीं देखी जाएगी। परंतु 1 जुलाई 87 से 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के मध्य जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें केवल माँ या बाप में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तभी उस बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलेगी। ये 3 दिसंबर की कट ऑफ डेट क्यों बताई गई? क्योंकि 3 दिसंबर के बाद एक नया नियम आ गया था, तो इसलिए 1 जुलाई 87 से 3 दिसंबर 2004 के मध्य जो बच्चे पैदा हुए, उनके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। अब अगला परिवर्तन आता है 3 दिसंबर 2004 को। तो 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद पैदा हुए बच्चे जो भारत में जन्म लेते हैं, यदि उनके माता पिता दोनों ही भारतीय नागरिक हैं, तभी उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, यानी उस नवीन जन्म लिए बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलेगी। अपवाद केवल एक ये है कि वह माता और पिता में से एक नागरिक है और दूसरा भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वह अवैध प्रवासी नहीं है, विधितः वह भारतवर्ष में रह रहा है। तो कहने इसमें 2 वर्गीकरण हो गए। 1 जुलाई 87 से 3 दिसंबर 2004 के मध्य जन्म लेने वाले बच्चे जिनके दोनों माता पिता भारतीय हैं, वह भारतीय नागरिक होंगे, वर्गीकरण 1। नंबर 2, ऐसे बच्चे जो जुलाई 87 से 3 दिसंबर 2004 के मध्य जन्मे हैं, उनमें से उनके माता पिता का कोई एक भारतीय नागरिक है, परंतु जो भारतीय नागरिक नहीं है वह वैध रीति से भारत में निवास कर रहा है, वह इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, वो लीगली भारत में माइग्रेशन करके आया हो, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब इस सामान्य नियम के अपवाद हैं। सामान्य नियम के अपवाद ये हैं कि जो भारतीय भू क्षेत्र में विदेशों के राजदूत रहते हैं, उनके बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होगा, और शत्रु देशों के जो बच्चे विदेशी नागरिकों के हैं और जिनका जन्म भारत में होता है, उन पर भी यह 3 दिसंबर 2004 वाला प्रावधान लागू नहीं होगा। तो ये अपवाद की श्रेणी में आ गए, जिसके हिसाब से हम जन्म के आधार पर भारतवर्ष में नागरिकता प्रदान करते हैं। अब फिर आ जाता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन नागरिकता प्राप्त करना, नागरिकता खोना तथा नागरिकता निरस्त होना या नागरिकता को नियंत्रित करना। अब नागरिकता प्राप्त करने की इस सिटीजनशिप एक्ट में 1955 में 5 रीतियाँ बताई गई हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण के माध्यम से, चौथा देशीकरण या नेचुरलाइजेशन के आधार पर, और 5वां विदेशी भूभाग का भारतवर्ष में सम्मिलित होना। तो ये 5 तरीके होते हैं जिनके आधार पर हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करते हैं। तो जन्म से कब प्रदान होगी? ये आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद जन्मे व्यक्ति जिनके माँ बाप अवैध रूप से भारत में प्रवेश न किए हों, उनके बच्चे भारत के नागरिक होंगे। अब इसके बाद जो मैंने पीछे नियम बताया आपको, एक 26 जनवरी का, एक फिर 87 वाला, फिर एक 2004 वाला, तो इन 3 तिथियों के अनुरूप भी उनके जन्म के आधार पर उनकी नागरिकता का निर्धारण होगा। तो यह जन्म का जो सिद्धांत है वो उसके सापेक्ष पढ़ा जाएगा। अब हो गया वंश के आधार पर। विदेश में जन्मे व्यक्ति या बच्चे जिनके माँ बाप या उनमें से कोई एक बच्चे के जन्म के समय भारत का नागरिक है,
तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अब फिर अगली बात आती है पंजीकरण। ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिक के पति और पत्नी जो नियत निवास आधार की पूर्ति करते हों, यानी कि जो अवधि दी गई है कि इतने समय तक यदि आप भारतवर्ष में निवास करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, और यह अवधि 5 वर्ष की है। देशीकरण, निवास की अवधि की प्रत्येक शर्त पूर्ण करने पर और उस निवासी का चरित्र अच्छा होने पर यदि सरकार आवेदन किए जाने के पश्चात यह पाती है कि इस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए तो उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब अगला हो गया अंतिम, यानी भारत ने किसी भूभाग को जीत लिया और उस भूभाग में जो भी नागरिक रह रहे हैं वो भारत भूभाग में सम्मिलित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह नागरिक भी भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। तो ये एक अगला आधार हो गया, एक अगली रीत हो गई नागरिकता प्राप्त करने की। अब बात आती है जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट इस प्रावधान के संदर्भ में हुआ, वो हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 दिसंबर 11 2019 को पारित हुआ, और इसमें ये 6 प्रकार के हितबद्ध व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया और ये सभी गैर मुस्लिम समुदाय के थे। इसी कारण से मुस्लिम समुदाय ने ये CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का शाहीन बाग में विरोध किया। उनका ये कहना था कि यदि आप गैर मुस्लिमों को भारतवर्ष में नागरिकता प्रदान कर रहे हैं तो मुस्लिमों को क्यों नहीं। लेकिन उनका यह आग्रह जो है अतार्किक था, क्योंकि जब हम गैर मुस्लिमों को भारतवर्ष में नागरिकता प्रदान करने जा रहे हैं तो हम उनको वहाँ पर धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए जाने के कारण भारतवर्ष में नागरिकता प्रदान करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो गैर हिंदू समुदाय हैं उसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को शामिल किया गया, और जिनका निवास स्थल था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, यानी कि भारतवर्ष से लगी हुई सीमा में जो गैर हिंदू राज्य हैं, राष्ट्र हैं, वहाँ हिंदू से लेकर के सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई जो गैर मुस्लिम हैं उनका धर्म के आधार पर धार्मिक प्रताड़ना होती है और वो भाग करके भारतवर्ष में आए हैं, तो वह शरणार्थी हैं और उन शरणार्थियों को हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। लेकिन ये कहा गया कि यदि ऐसे व्यक्ति एक कट ऑफ डेट के, यानी कि जो 31 दिसंबर 2014 है, उससे पूर्व भारत में प्रवासी के रूप में आ गए हैं, इमिग्रेंट्स के रूप में आ गए हैं, तभी हम उनको इस प्रावधान जो CAA 2019 है के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, और उनको आवेदन करना पड़ेगा और इसी के माध्यम से भारत सरकार उनको नागरिकता प्रदान करेगी। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म उपलब्ध है, उस पर अपनी सभी डिटेल उनको भरनी पड़ेगी। उसके पश्चात उनका निरीक्षण, पुनरीक्षण और क्रॉस चेक होने के पश्चात भारत सरकार उनको नागरिकता देने के लिए निर्णय लेगा। अब अगली बात आती है नागरिकता का खोना और नागरिकता का निरस्त किया जाना। तो ये बात आती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को स्वेच्छा से छोड़ देता है, त्याग कर देता है, इसको अभित्याग कहते हैं, रेनंशिएशन, तो अपनी नागरिकता को छोड़ देता है और वह या तो स्टेटलेस हो जाता है या किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में वह भारत का नागरिक नहीं रहता। इसकी दूसरी परिस्थिति यह है कि वह व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि कोई भारतीय यदि विदेश की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारतवर्ष में दोहरी नागरिकता का प्रावधान ही नहीं है। अब बात आता है निरस्तीकरण। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त होता है या वह स्वेच्छया विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो भारत सरकार उसकी भारतीय नागरिकता को निरस्त कर देती। तो पहले वॉलंटरी रेनंशिएशन, दूसरा एक्विजिशन ऑफ फॉरेन नेशनलिटी, इसके बिना पर कैंसिलेशन कर देती है इंडिया उस आदमी की इंडियन सिटीजनशिप,
और तीसरा डिप्राइवेशन। यदि किसी व्यक्ति द्वारा नागरिकता के लिए जो आवेदन पत्र दिया गया है उसमें प्रविष्टियां मिथ्या की गई हैं, साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली हैं और प्रमाण पत्र ऐसे दिए गए हैं या प्रमाण ऐसे दिए गए हैं जो कि कपटपूर्ण हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार पश्चातवर्ती परिस्थिति में यदि इसका पता लगा लेती है कि आपके द्वारा फर्निश की गई इन्फॉर्मेशन और अटैच किए गए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स फॉल्स एंड फोर्ज्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको दी गई नागरिकता वापस ली जा सकती है आपके द्वारा कपट किए जाने के आधार पर। तो ये बातें हो गई कि कब किसी व्यक्ति को दी गई नागरिकता वापस ली जा सकती है। और यह केवल जो अभिहरण होता है ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए होता है जो कि वस्तुतः मूलतः भारत के नागरिक नहीं होते, परंतु यहाँ के प्रावधानों का अनुपालन किया है ऐसा दिखाते हुए उसके प्रमाण और साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। परंतु जब उनको चेक किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है, तो ये पाया जाता है कि वह साक्ष्य और प्रमाण जो हैं वो कपटपूर्ण हैं, फर्जी हैं और झूठे हैं, तो मिथ्या हैं, फोर्ज्ड हैं। तो ऐसी स्थिति में दी गई नागरिकता वापस ले ली जाती है। अब एक बिंदु और है जो इस नागरिकता से संबंधित है कि कैसे नागरिकता को हम सूचीबद्ध करते हैं। तो एक एनसीआर के संदर्भ में ये एक व्यवस्था की गई है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का नाम दर्ज किया जाएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, और जिसमें प्रत्येक नागरिक का नाम दर्ज किया जाएगा और उसको यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा ताकि उसके चिन्हित किया जा सके कि उस नागरिक की जो है पहचान संख्या क्या है। तो जब इस एनसीआर की बात की गई तो भारतवर्ष में कई जगह मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनको आशंका थी कि नागरिक होने के लिए जिन जिन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होगी उनके पास वो दस्तावेज नहीं होंगे, क्योंकि उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो कि विदेशी घुसपैठिए थे जो कि बांग्लादेश और म्यांमार से आकर के भारतवर्ष में बहुत दिनों पहले चुपचाप आ गए, छुप के बैठ गए थे और यहाँ के लोगों से उन्होंने शादी ब्याह करके परिवार स्थापित कर लिए थे। अब जब उनके मूल की जांच पड़ताल होती तो उनकी सत्यता खुलती, जब सत्यता खुलती हो जाती तो वही होता डिमार्केट, डिटेन एंड डिपोर्ट। उनको आप पहचानिए, उन्हें निरुद्ध कीजिए और उन्हें फिर वापस उनके देश भेज दीजिए। तो इस व्यवस्था से घबरा करके उन लोगों ने शाहीन बाग में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। इसी प्रकार से भारत के अन्य मुस्लिम बहुल राज्यों में भी इसका प्रोटेस्ट हुआ। तो ये एनसीआर की बात करते हैं। लेकिन भारतवर्ष के एक प्रांत असम में ये जो एनसीआर है वह लागू हो गया, क्योंकि असम में 31 अगस्त 2019 को एनसीआर अपडेट किया गया और यह इसलिए ऐसा किया गया कि यहाँ पहले ही असम अकॉर्ड था 1985 का, जिसके अनुपालन में यह एनसीआर वहाँ हुआ और एक अपडेटेड एनसीआर लिस्ट 31 अगस्त 2019 को वहाँ प्रकाशित कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप 19 लाख घुसपैठियों को चिन्हित किया गया और उन्हें भारतवर्ष का नागरिक नहीं माना गया। तो यही इसी तरह की आशंका से को ध्यान में रखते हुए वो प्रभावित होने वाले व्यक्ति एनसीआर का विरोध कर रहे हैं, जिसका कि शाहीन बाग में हम लोगों ने प्रदर्शन के रूप में देखा था। तो ये हो गई आपको एनसीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और जो सिटीजनशिप है, राष्ट्रीयता, नागरिकता है, उसके जो ऑफशूट्स हैं, उसके जो अन्य परिणाम हैं, उनके बारे में चर्चा। अब यहाँ पर एक नवीन डिस्प्यूट अराइज हुई थी जिसमें कहा गया, जब बिहार में और बंगाल में, असम में जब इलेक्शन हो रहा था तो उस समय जब एसआईआर हो रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उस समय ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मतदाता होने के लिए या किसी क्षेत्र विशेष की मतदाता सूची में अपना नाम डलवाने के लिए या अद्यतन करने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने को भारतवर्ष का नागरिक सिद्ध करे, और उसके लिए
जो चुनाव आयोग है उसने कई प्रकार की दस्तावेज़ों की बात की। उन्होंने निवास और पहचान के लिए आधार की बात की, उसके बाद अन्य दस्तावेज़ों की बात की। यह भी कहा कि जो मतदाता अपने नाम फॉर्म 6 के माध्यम से जुड़वाना चाहता है उसे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के UID नंबर, जो कि पहले मतदाता के रूप में उनको एक तिथि विशेष तक मतदाता सूची में मतदाता होने के प्रमाण के रूप से प्रस्तुत करने होंगे, उनके आधार पर उन्हें नवीन मतदाता मान लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने यह कहा कि आपको सिटीजनशिप होने का, आपका राष्ट्रीयता होने का भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और वो कैसे देने पड़ेंगे? वो आर्टिकल 5 से 11 और जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके अंतर्गत जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के अंतर्गत आपको दिखाना होगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, अन्यथा आपकी नागरिकता संदिग्ध मानी जाएगी और आपको मतदाता सूची में स्थान नहीं प्रदान किया जाएगा। अब इसी बीच में लोग चले गए कोर्ट, और कोर्ट जाने के बाद उन्होंने कहा आधार क्या नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है? तो कोर्ट ने कहा नहीं, आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, आधार मात्र आपकी पहचान और आपके निवास स्थल का प्रमाण पत्र है कि आप कहाँ रहते हैं, और आपकी जो व्यक्तिगत पहचान है वो उससे संबंधित है, आपके नागरिक, भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं है। तो ये सेटल कर गया। अभी कुछ दिन पहले जून में या जुलाई के पहले हफ्ते में एक मामला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट धारक को भारत का नागरिक मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया और ये कहा कि इंडियन पासपोर्ट धारक केवल पासपोर्ट को एक दस्तावेज के रूप में अपने पास रखता है ताकि वह अंतर्देशीय यात्राएं कर सके। यह एक इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, न कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है। तो यह भी हो गया, क्योंकि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 5 to 11 एंड प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव स्वरूप होता है, न कि किसी अन्य रीत से। तो मेरा इस बिंदु पर आप सबसे अनुरोध है कि आप यह दिमाग में स्पष्ट कर लें कि किसी भी व्यक्ति को यदि स्वयं को नागरिक कहना है तो उसको सबसे पहले धारा 5 से अनुच्छेद 5 से 11 के प्रावधानों के अनुरूप देखना होगा कि क्या वह भारत के नागरिक होने की परिभाषा में आता है। और उसके साथ साथ ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 और अमेंडमेंट जो आया है उसके आलोक में क्या वह भारतीय नागरिक है। यदि उत्तर हाँ में है तो वह भारतीय नागरिक है, अन्यथा किसी अन्य कल्पित आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने को भारत का नागरिक नहीं क्लेम कर सकता। आशा करता हूँ मैंने बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्टता के साथ नागरिकता संबंधी प्रावधानों को आपके समक्ष रखा है। और यदि आप फिर भी भ्रमित होते हैं तो इस पॉडकास्ट को आप 1 या 2 बार ठहर करके वो ध्यान से सुन लीजिएगा और उसके शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, तो आपको सभी बिंदुओं पर स्पष्टता हो जाएगी। आशा करता हूँ आपने यह पॉडकास्ट अच्छा के पसंद किया होगा और आप मेरे चैनल को पांडे एस अरविंद पब्लिक को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने कमेंट्स भी देंगे। धन्यवाद।